देखिए 8 दिनों तक चलेगा बीजेपी का स्थापना दिवस उत्सव। एक बड़ी जानकारी साथ में आपको देते चले, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर पर इसी दौरान कार्यक्रम भी है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर समारोह का भी आयोजन होगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बड़ा कार्यक्रम है। ये बड़ी बातें जो हम समझने की कोशिश करेंगे वहां से। साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े। पहला सवाल प्रफुल्ल जी मैं आपसे करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनें थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हार जीत से आगे की क्या ये पार्टी है बीजेपी? इस यात्रा को, ये जो लंबी यात्रा रही है 4 दशक की, इसको आप कैसे समेटना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखिए, इस 4 दशक की यात्रा को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी लीगेसी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, इनकी लीगेसी से जोड़कर नहीं देखते। बीच में जनता पार्टी का दौर आया जिसमें जनसंघ जो है वो उसमें सम्मिलित हुआ, और फिर 1980 में एक नए अवतार में जनसंघ जब आया अटल जी के नेतृत्व में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया। लेकिन जो उसकी, देखिए, भारतीय राजनीति में किसी भी दल को इतने लंबे समय तक संगठन, एक वैचारिक आधार और समाज के सामान्य तबके से आने वाला, लोकतांत्रिक तरीके से आने वाला नेतृत्व, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी, इन तीनों का मेल बनाते हुए समाज में एक आंदोलन के रूप में खड़ा करते हुए, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद का किसी भी दल ने इस तरीके से अपनी यात्रा नहीं तय की है। और इस कारण से मैं देखता हूं कि जब पहला प्रजा परिषद आंदोलन शुरू हुआ था जम्मू में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, उस समय से लेकर 2019 में 370 और 35A हटने तक का, आप एक जम्मू कश्मीर का घटनाक्रम देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट का विषय देख लीजिए, आप किसी भी विषय में देख लीजिए, तो एक वैचारिक स्पष्टता है, समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ने की तैयारी है और उसके लिए समाज से निकलने वाला एक नेतृत्व है। ये मुझे लगता है कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को राष्ट्रवाद की विचारधारा, एक सक्षम नेतृत्व और वैचारिक आधार पर समाज में आंदोलन करके आगे बढ़ने की तैयारी। बिल्कुल। और रामकृपाल सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब 2 सांसदों से ये सफर शुरू हुआ था तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि 303 सांसदों तक ये पार्टी पहुंचेगी। और इसका श्रेय जो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इस बात को कि आज हम पर लोग हंस रहे हैं और कल आप पर दुनिया हंसेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा फैक्टर बीजेपी के लिए, इसने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बड़ा क्रेडिट आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया और 303 के आंकड़े को छूने में कामयाबी हासिल की? निश्चित तौर पर अभी हमारे मित्र केतकर ने जो बातें कही हैं, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने एकदम सही पॉइंट उठाया है। आज मैं इतना कहूंगा कि उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ साथ संघर्षों के इतिहास को भी याद रखना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, जो अभी कहा हमारे प्रफुल्ल भाई ने, मैं आपको सन 60 की बात बताऊं। सन 60 और 70 के बीच में गांव में मेरे एक नारा लिखा रहता था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। आज भी वो नारा मुझे याद है। और 60 और 70 का दशक आप देखिए, पूरी दुनिया में समाजवाद, साम्यवाद का एक ऐसा वो फैशन चल रहा था। उस समय की कोई भी यूथ जो होता था वो निश्चित तौर पर अपने को लेफ्ट या लाल किताब लेकर के गरीब चलता था, और जो थोड़ा अमीर होते थे वो दास कैपिटल अपनी कार में रखे रहते थे ताकि लगे कि ये वामपंथी हैं। ऐसे माहौल में उस विचारधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दीपक आदियों में भी लेके चलने वाले जो लोग थे, उन्होंने बीज बोया था जो आज वटवृक्ष के रूप में, चाहे आप मोदी जी को कह लीजिए, अटल जी को कह लीजिए, जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनसंघ के रूप में जो एक वृक्षारोपण किया था और विपरीत परिस्थितियों में जिसको खाद पानी देते रहे, कभी सत्ता के लिए डिगे नहीं, वो स्थितियां धीरे धीरे जैसा आपने कहा कि 90 में वो सफलता मिली। और देखिए कि आप सोचिए कि आज़ादी से लेकर के 90 तक का, यानी
कितना बड़ा ये पीरियड होता है, 40 साल का संघर्ष बीजेपी का रहा है, जनसंघ का, और बाद में बीजेपी आई भारत। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और आप जिस फल की बात कर रहे थे वो फल और इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है जिससे पूरे देश को फायदा मिल रहा है, और खासकर बीजेपी ने वो सपना साकार कर दिखाया जिसके बारे में शायद कभी कल्पना भी नहीं किया गया था।